तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का 27वां लेक्चर। आज 27वां लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेनली, देखिए कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आज देखने वाले क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है। कहने का मतलब अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन का स्पीड है, उस स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन अपना हो रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर घटा देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ देखने वाले हैं आज। जैसे मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए से टूट करके प्रोडक्ट बी बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा आपको बता दे रहे हैं। ये नॉर्मली हो रहा है अपना जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, फिर टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अपना, ठीक है, रेट ऑफ के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो रेट है इस पर, ठीक है, इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको मतलब देखिए, आपको ये चीज़ नया आ गया कि अभी इस फ़र्क रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको देखना है। तो देखिए क्या है, और बहुत अच्छे से देखिए, और इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये कंफर्म रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू क्या कह रहा है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जनरली क्या होता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा क्या होता है, जनरली होता है। यहाँ देख लो, जनरली को बोलना मत, ये जनरली होता है। मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएगा, ये कहने का ये मतलब जनरली ऐसा होता है। जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, ये लिखा हुआ है, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सफिशियंट एनर्जी टू गेट इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है अपना ए से बी, तो इस मॉलिक्यूल ए का जो कुछ मॉलिक्यूल होगा, इसके पास क्या होता है कि जब सफिशियंट एनर्जी होता है कि वो प्रोडक्ट बी में बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके उसके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं। इसके पास सफिशियंट एनर्जी तो था ही प्रोडक्ट बनने का, लेकिन और भी इसकी एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। जब एनर्जी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड में हो जाएगा, स्पीड में रिएक्शन खत्म होना चाहेगा। काहे का मतलब इसके पास जो एनर्जी था उसी से रिएक्शन खत्म हो सकता था, लेकिन हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो क्या होगा, रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब टाइम कम लगेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम, तो टाइम कब लगेगा, जब उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि अपना जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएगा। प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर जो है बढ़ेगा। आर बढ़ेगा मतलब स्पीड बढ़ रहा है। समझ में आया क्या, आर बढ़ेगा मतलब स्पीड बढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया, रेट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, रेट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से। ये क्लियर हो गया सबको, ये चीज़ क्लियर, इज इट क्लियर। यहाँ पे बस इस पेज में ये चीज़ समझना था कि जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जनरली क्या होता है रे, जैसे जैसे अपना बढ़ेगा क्या टेम्परेचर, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इज़ इट क्लियर, सबको क्लियर है। पूनम आपको क्लियर है, पूनम इज़ इट क्लियर, क्या आप सुन पा रही हो। आशु क्लियर है, आशु, ओके ओके। अब देखिए हम लोग क्या, हाँ हाँ, अगर टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर एक इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब मतलब डेरिवेशन करने के बाद आपको एक इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन से आप क्या करिएगा, आप उसमें निकाल करके देख लीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ा करके देखिएगा क्या बढ़ रहा है, और टेम्परेचर घटा करके देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है आशु, ओके। एंड आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, नया एनर्जी कौन सा आ गया। तो देखो बाबू, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है क्या होता है, यहाँ पे देखो, कोई भी रिएक्शन अगर करवा रहे हैं ना, उस रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी का बड़ी अहम भूमिका होता है। वैसे ही कुछ यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का भी अहम भूमिका होता है, ठीक है। ये एनर्जी का नाम है, अलग अलग टाइप के, जैसे कि आप लोग को पढ़ाए थे काइनेटिक एनर्जी, वैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे, वैसे यहाँ पे हम लोग 2-3 एनर्जी पढ़ेंगे। 2 ही एनर्जी मेनली पढ़ते हैं, क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको देखते हैं अच्छे से, चलिए इसको देख रहे हैं क्या है अपना ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है अपना एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ लिखा हुआ, पढ़िए गौर से, द टोटल एनर्जी, क्या लिख रहा है, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब क्या,
टोटल कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, मतलब रिलेटेड है किस चीज़ से, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनने में टोटल कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे रे, उसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या चीज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी के दिमाग में होना चाहिए, टोटल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी दिमाग में रहना चाहिए। और आपको हम ग्राफ निकाल करके ग्राफ पे बहुत अच्छे से आगे दिखाने वाले हैं, इसमें कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अपना कोई एक रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ठीक है, ए से बी बनने में जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड होगा, इस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या कह देंगे, इस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या कह देंगे, अपना यही अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी जो होगा इसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब अभिकारक के मॉलिक्यूल्स के लिए कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए अभिकारक के पास जो वो अपना प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। कम से कम कितना एनर्जी, कहने का मतलब आपके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए जो आप खाना पीना खा करके अपना ज़िंदगी असर बसर कर ले, ठीक है। मतलब तो वो हो गया मिनिमम चीज़, ठीक है। वही यहाँ पे क्या लिख रहा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कि वो प्रोडक्ट बन जाए, उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी कह देंगे, ठीक है। उसी को क्या कह देंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी कह देंगे। इज इट क्लियर आशु, इज इट क्लियर आशु तहसीन। देखो मतलब कम से कम कितना एनर्जी लगना चाहिए किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, मतलब किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए कम से कम कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है, कम से कम कितना एनर्जी, ठीक है, हम लिख देते हैं कम से कम कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा लगेगा, ठीक है। जितना कम से कम एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कम से कम एनर्जी लगेगा उसको कह देते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो लगेगा उसको कह देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस ये दिमाग में रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है कम से कम, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, तो टोटल एनर्जी जो अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए जो एसोसिएट होता है, तो वैसे एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया तहसीन, आशु, सोनू, पूनम, सबको क्लियर, शिवम सबको क्लियर। शिवम अब क्लास में है क्या कंटिन्यूअस, शिवम क्लास में है कंटिन्यूअसली अब। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे क्या है अपना अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखो गौर से। अभी तक पॉइंट हम रेगुलरली 3-4 पॉइंट देखने वाले, 2 पॉइंट देखे, क्या देखे, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, दिमाग में रख लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कितना एनर्जी लगेगा किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए। बोलिए शिवम, बोलिए शिवम, कुछ बोल रहे हैं क्या, साउंड नहीं आ रहा है शिवम आपका। हाँ बोलिए। जो कम से कम एनर्जी लगेगा वैसे एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, जो कम से कम एनर्जी लगेगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। कहने का, हाँ बोलिए शिवम, कुछ ऊपर को थ्रेशोल्ड, तो अपना क्या चल रहा था यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पुराना टॉपिक है, पुराना पॉइंट है, इसको दिमाग में बस बैठा लेना, ठीक है। क्या होता है ना कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। क्या कह दिया बच्चा, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, किसी को समझ में आया क्या, ये कह दिया अपना कि अगर अपना जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे के इक्विलिब्रियम जो है ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा रे, क्या बोला बताओ रे, वेरी गुड। मतलब जैसे जैसे अपना क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बताओ रे, वैसे वैसे के इक्विलिब्रियम के मतलब इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब नया रिएक्शन कौन सा आ गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है,
जिसको जो ऊर्जा को कंज्यूम करता है कहने का मतलब ऊर्जा लेता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो ऊर्जा का क्या करता है, निष्कासन करता है। कहने का मतलब ऊर्जा को छोड़ता है, ऊर्जा को निष्कासित ऊर्जा को छोड़ता है, मतलब उसके पास बहुत सारे एनर्जीज होते हैं। ठीक है, तो मतलब मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करने वाले रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, और हीट ऑब्जर्व करने वाले रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हीट ऑब्जर्व करने का मतलब हीट को मतलब एनर्जी को अपने में कंज्यूम करेगा, रिएक्शन करने के लिए अपना हीट को लेगा। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिएक्शन करने के बाद हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिएक्शन करने के बाद हीट को क्या करेगा, निकालेगा अपने से। तो वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर लिखना तो लिख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब करता है हीट को, एब्जॉर्ब हीट, हीट, एंड ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, हीट रिलीज, हीट रिलीज करता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बात, लेकिन इस पॉइंट को भी समझे नहीं। पॉइंट क्या बोला, पॉइंट बस इतना समझ में आया हमको, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। अभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज तक हम पढ़े ही नहीं पूरे ज़िंदगी में। ये 11th में पढ़े होगे बच्चे, 11th अगर नहीं पढ़े हो वो नहीं पढ़े होगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं वो किसके बारे में पढ़े हैं, गौर से देखो, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़े हैं। तो रेट कांस्टेंट के बारे में नीचे देखेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में नीचे देखेंगे। अभी हम यहाँ इक्विलिब्रियम लिखा गया है, जिसको आप यहाँ पर से इरेज तो अभी नहीं हो सकता है, इसको आप ब्लैक ही लेकर के और इसको गंदा कर सकते हो। ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सीधे के होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोले यहाँ पर में, हम आपको सबसे पहला पॉइंट के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बढ़ेगा वैल्यू, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंड वाइस वर्सा है, भारी वर्षा कहने का क्या मतलब हुआ, वाइस वर्षा भारी वर्षा कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे क्या हो रहा था, जैसे हो रहा था कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा था, किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। तो वहीं अगर कह देता कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, वाइस वर्षा कहने का मतलब उल्टा भी सही है, जैसे सुल्टा सही है वैसे उल्टा भी सही है। ठीक है, वाइस वर्षा का ये मतलब होता है। तो सुल्टा क्या था, सुल्टा में क्या था कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा था, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। वही इसका उल्टा हो गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, वाइस वर्षा का ये मतलब हो गया, दोनों ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब इसमें के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज करेगा, के इक्विलिब्रियम, लेकिन टेम्परेचर के डिक्रीज करने से। ये क्या कह दिया, हम तो देखते आ रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ तो क्या दिया कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या कह दिया, मतलब कह दिया कि के इक्विलिब्रियम जो है ना ये इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करने से। लेकिन किसके लिए, देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये भूलना मत, ये भूलना मत, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और ये बस अभी भर के लिए है, ये इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दिमाग में रखना। ठीक है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दिमाग में रखना। और बाकी हम लोग जो आगे जाके पढ़ेंगे ना नेक्स्ट पॉइंट, वो उस पॉइंट से टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा, हमको याद क्या रखना है। अगला पॉइंट देखो, पहले देखो, अब हम आपसे पूछते हैं जरा, एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चा, एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा एंडोथर्मिक में, लेकिन एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आप लोग रेट कांस्टेंट का बात करते हैं, रेट कांस्टेंट मतलब क्या, इतना हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात कर रहे थे, लेकिन अब जब रेट कांस्टेंट का बात करेंगे ना, तो रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। मतलब क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही, के का वैल्यू बढ़ेगा ही टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, के बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। ये तो पता चल गया, के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, के बढ़ेगा किसके साथ साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। ये क्लियर हो गया अपना। ठीक है, के बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, यही ऊपर में लिखा होता है के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा था, बढ़ रहा टेम्परेचर के घटने के साथ साथ। ये क्या कह दिया भैया, ये उल्टा सुल्टा का है। तो ये दिमाग में रखना, ये ऐसा क्यों होता है, ये बस और बस क्या एक्सोथर्मिक के केस में होता है, एक्सोथर्मिक के केस में होता है, वो भी जब के इक्विलिब्रियम का बात कर रहे होते हैं। किसके लिए, एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में जब के इक्विलिब्रियम का बात कर रहे होते हैं। और जब हम लोग क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम नहीं, सिर्फ रेट कांस्टेंट का बात करेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये रेट कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये रेट कांस्टेंट है, दोनों में बहुत अंतर है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा देंगे हम, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन आपको बस इतना दिमाग में रखना है जो अभी बता रहे हैं आपको, रेट कांस्टेंट के लिए चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, किसके लिए रेट कांस्टेंट, जो कि हम लोग पढ़े थे रेट कांस्टेंट कहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। ये जो के है ये वाला के लिए चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ेगा ही, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जनरली जो होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज़ करता है 2 से या फिर 3 से प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पे। मतलब टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, अपना रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा। मतलब 2 गुना या 3 गुना, मतलब या तो 2 गुना होगा या 3 गुना होगा, मतलब 2 गुना से 3 गुना के बीच में कोई भी हो सकता है, या फिर 2.5 गुना हो जाएगा या 2.25 गुना हो जाएगा, ऐसा होगा, समझ रहे हो। मतलब मिनिमम 2 गुना होगा या मैक्सिमम 3 गुना होगा, ठीक है। ये क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। हम बोले ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वही कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या 2 गुना हो सकता है या 2.5 गुना हो सकता है या 3 गुना हो सकता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब अपना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है वो लिखा हुआ। तो इसको कैसे, मतलब अंदाजे लिखेंगे, अंदाजे नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्वेश्चन देते हैं आपको। देखो यहाँ पे आपके लिए क्या, अच्छा पिछला ये तीनों के तीनों टॉपिक क्लियर हो गया सबको, आशु क्लियर है, आशु ये तीनों टॉपिक क्लियर है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है, ओके। एंड चौथा पॉइंट में क्या बोले आपको, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये तहसीन सब कुछ क्लियर है, सोनू तहसीन पूनम सब कुछ क्लियर, ओके। अभी क्या बोले आपको हम, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बढ़ता है, 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है बढ़ करके, ठीक है। कब, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो सकता है या 3 गुना हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे चलो आगे आपके पास आ जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या आ गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये क्या चीज़ आ गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, देखो क्या है, इट इज़ फैक्टर बाय विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेज ऑफ 10 डिग्री, मतलब रेज ऑफ टेम्परेचर। कहने ये तो पूरा पूरा वही चीज़ लिखा हुआ जो पुराना चीज़ पढ़े थे हम लोग। पुराना क्या पढ़े थे, अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे यहाँ पर में, इस पॉइंट में आपको हम पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ा के गए हैं कि आपका अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। वही यहाँ पर में लिखा हुआ फिर से, ये क्या होता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो एक फैक्टर होता है जब हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से हम लोग बढ़ा देते हैं। तो मतलब टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना से बढ़ जाता है, जितना से भी बढ़ता है उसी फैक्टर को हम लोग कह देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। ये जो कहा है इसको समझने के लिए हम लोग फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, उसको तुम लोग गौर से समझो, वहाँ से अब समझ लोगे ये चीज़ तो हो गया क्लियर, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बोला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बोला है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया है, मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया तब का रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन कब का, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है तब का। अब बट्टा में जब टेम्परेचर क्या है, मतलब रेट तब का रेट जब टेम्परेचर टी है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर का रेट, और उसके बाद जब 10 डिग्री बढ़ गया तब का रेट। इसका जो फ्रैक्शन होता है, मतलब इसका जो रेशियो होता है, ये रेशियो कितना होता है, ये रेशियो आपका हो जाता है किसके बराबर, 2 या 3 के, 2 से 3 के बीच में कुछ भी होता है, 2 to 3 के बीच में कुछ होता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कह देते हैं। तो क्या इतना ही फार्मूला है, क्या यही फार्मूला है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसको निकालने का तरीका ही निकाल रहे हैं हम लोग। देखो जरा देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन कब का बात कर रहा है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू में, के कब का, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया तब का के, और इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। अब बट्टा में क्या, वही रिएक्शन हो रहा है ना, तो वही रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, के कब का, जब टेम्परेचर टी है। और कंसंट्रेशन थोड़े ना, टेम्परेचर बढ़ने से कंसंट्रेशन थोड़े ना बढ़ेगा रे। कहने का मतलब अभी क्या है, 10 मोलर है, 10 मोल है, 10 मोलर है एक कंटेनर में कोई भी चीज़। जब टेम्परेचर टी है, या जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 10 मोलर से बढ़ के घट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जो 10 मोलर है वो 10 मोलर ही रहेगा ना, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन अपना वही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कट करके खत्म हो गया। तो एक फार्मूला आ गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर क्या आ गया, के तब का जब टी 10 डिग्री से बढ़ गया है तब का, और बट्टा में के तब का जब टेम्परेचर टी है तब का, ठीक है।
ये चीज़ आपका निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा गंदगी को हटाओ एंड उसके बाद क्या देखो, गौर से देखना सिर्फ। उसके बाद आपका फॉर्मूला आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट कब का, जब टाइम मतलब ये रेट जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया तब का, मतलब रेट तब का जब टेम्परेचर टी है। यही किसके बराबर हो जाएगा, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया तब का, जो हम लोग निकाल के लाए हैं, और बट्टा में ये रेट कांस्टेंट तब का जब टेम्परेचर टी है तब का। ये एक इक्वेशन आपके सामने आ गया। लेकिन क्या यही इक्वेशन इतना ही याद करके रखना है? नहीं, आपको क्या करना है, R2 फार्मूला देखो क्या याद करना है। फार्मूला आपको कैसे याद करना है वो आपको हम बताएंगे अभी जस्ट। अगर आपके लिए बात कर देता है, मतलब एक थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन टाइप कुछ लिखते हैं और उसको समझो, ठीक है। और बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, सब लोग इतना यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाओ, ठीक, कंसंट्रेट हो जाओ। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, अगेन कर लेते हैं। अगेन अगर हम मेरे अपने पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना दे दिया, 2 दे दिया, मान लेते हैं ये 2 फिक्स कर दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। जब अगर 2 फिक्स कर दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू तो क्या होगा, तो आपको बात कर रहे हैं टेम्परेचर रेज, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ने का, इधर लिखेंगे R1 बट्टा में R2। R1 बट्टा R2 कहने का मतलब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट यही तो हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ये बाद का अथी रेट, और बट्टा में ये R1 मतलब पहले का रेट, वही तो लिखा है R1 बट्टा में R2, ये निकालना है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। चलो ठीक है, टेम्परेचर चलो देखो, पहले नॉर्मल टेम्परेचर कुछ था, उसके बाद क्या किया हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिए। आपको क्या कहा, अगर 10 डिग्री से बढ़ेगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, तो रेट क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा, रेट का पावर R का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 1 हो गया, ऐसे होगा। आपको फार्मूला डेरिवेशन सिखा रहे हैं, देखो गौर से फार्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या बोले हैं, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेट 10 डिग्री से बढ़ता है तो 2 गुना, 20 डिग्री से बढ़ेगा तो कितने रे, 4 गुना। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया हम क्या लिखे हैं अभी। जब 10 डिग्री से बढ़ा तो 2 गुना, तो 20 डिग्री से बढ़ेगा तो कितने रे, 20 डिग्री से बढ़ेगा तो 4 गुना। वैसे ही हाँ, वैसे ही अगर वैसे ही अगर क्या होगा, वैसे ही कितना से बढ़ेगा, तो वैसे ही अगर 30 डिग्री से बढ़ा तो 8 हो जाएगा। एकदम सही पकड़ रहे हो। तो देखो क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री से बढ़ाए तो 2, 20 डिग्री से बढ़ाए तो 4, 30 डिग्री से बढ़ाए तो कितना, 8। इसका कहने का क्या मतलब हो गया, 2 का पावर 1 हो रहा है, देखो 2 का पावर 2 हो रहा है, यहाँ 2 का पावर 3 हो रहा है। कहने का मतलब ये तो 10 का फैक्टर है, ये 10 का फैक्टर है। कहने का मतलब ये 10, यहाँ पे देखो 10 का फैक्टर ये है। यहाँ पे अगर 10 था तो 1 ऊपर में है, यहाँ 20 था तो यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ जब 30 था तो ऊपर में 3 है। यहाँ से कुछ फार्मूला निकल सकता है क्या, यहाँ से कुछ फार्मूला निकल सकता है क्या, देखो गौर से फार्मूला निकलेगा। ये अगर ऊपर में 2 का पावर 10 है, कहने का मतलब क्या, 2 का पावर 10 बट्टा में 10 है। ये 2 का पावर 20 है, मतलब 2 का पावर 20 बट्टा में 10 है। इसका यहाँ पे 10 का पावर 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या, 2 का पावर 30 बट्टा में क्या है, 10 है। ये 30 है, 20 है, 10 ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका देखो फार्मूला कुछ निकल के आ चुका है। फार्मूला क्या निकल के आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर आपका कुछ ऐसा आने वाला है। देखो आप यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऐसा कि यहाँ पे आप कौन सा कांड हो रहा था। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर देखो क्या होगा, 2 का पावर में, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर 2 का पावर, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर नहीं, इसको हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, रुको 1 मिनट। इसको हम लोग लिखेंगे R2 बट्टा में R1 बराबर, या फिर K2 बट्टा में K1 बराबर में, K1 बराबर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का पावर में, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोल रहे हैं, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 माने थे। वैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको पता रहेगा, क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दे देगा और बोलेगा आप K2 निकालो, R2 निकालो, ऐसे करके। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का पावर में क्या रहे, जैसे यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट तो 2 था, तो 2 का पावर में क्या बढ़ रहा था, अगर 10 डिग्री से बढ़ रहा था तो ऊपर में 10 बट्टा 10 हो गया, 20 डिग्री से बढ़ रहा था तो 20 बट्टा 10 हो गया, 30 डिग्री से बढ़ रहा था तो 30 बट्टा 10 हो गया। और फार्मूला है जब 10 डिग्री से बढ़ेगा तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा टी मतलब कितना से बढ़ रहा है, डेल्टा टी मतलब कितना से बढ़ रहा है, और बट्टा में कितना 10, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी हटाते हैं एंड आपको यहाँ पर हमें हाईलाइट कर देते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका ये चीज़ निकालना आपको आ जाना चाहिए। आपको इससे हम क्वेश्चन देंगे, कभी क्वेश्चन क्या देंगे आपको, ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जैसा आपको यहाँ पर में भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, जैसा यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं। इसको दिमाग में रखना। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्लियर हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या क्लियर हुआ कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कितना से बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाता है। जितना गुना हो जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेट मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट।
आशु क्लियर है, तहसीन, पूनम, सोनू सब क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कुछ नोटिंग पॉइंट आपके पास आ गया। नोटिंग पॉइंट गौर से देखो यहाँ पे कौन सा पेन धरे। हाँ देखो, हम लोग क्या करते हैं, नोटिंग पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। नोटिंग पॉइंट में क्या है, नोटिंग पॉइंट में लिख रहा था सम ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो नोन विच रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, मतलब क्या, रिएक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखा हुआ, उल्टा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। क्या बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस भी जाने पहचाने के हैं जिसके लिए अपना रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब हम लोग क्या जानते थे, फॉर्मूला जाने, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, अपना जो भी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या जाने, उसमें जाने कि अपना रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो, था ना, ये पढ़ रहे थे। लेकिन हमेशा कहीं नहीं बोले थे, बस इतना हम बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वहाँ पे भी लिखा होता है जनरली आपको बताए थे वहाँ पे जनरली का मतलब क्या हुआ, जनरली का मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें ऐसा नहीं होगा। तो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस भी है, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे आ रहा है, एक्सेप्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे तो अपना उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट भी सकता है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है, कुछ एक ऐसे रिएक्शन है एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल सब जगह है ना, देखो मोहल्ले में बदमाश नहीं है क्या, मोहल्ले में गुंडे नहीं है क्या, तो है वो एक्सेप्शन सब जगह। वैसा ही एक्सेप्शन देखो यहाँ पे भी कुछ है, देखो एक्सेप्शन भी क्या लिखेंगे हम। तो एक्सेप्शन आपको याद रख लेना, एक एक्सेप्शन जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा, तो दिमाग में रख लो। फिर भी 2NO प्लस O2 इसका रिएक्शन करेंगे और अपने पास आ जाएगा रिएक्शन करके 2NO2। ठीक है, ये अपना जो रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रेट घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट क्या हो जाता है, रेट घट जाता है। इस रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, या ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ऐसा मतलब कुछ एक ही रिएक्शन है, तो एक रिएक्शन इसको दिमाग में रख लो काल के लिए। बाकी आपको जनरली याद क्या रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है सोनू, क्लियर है ये चीज़, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, सोनू माइक ऑन करो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ओके, हाँ ओके। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे में कुछ लिखा हुआ, नीचे में देखो क्या लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ द एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट का एग्जैक्ट डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ कौन देता है, आरएनएस इक्वेशन देता है। मतलब ये क्या लिख दिया, अपने पास एक इक्वेशन हो सकता है जो आपको ये कन्फर्म बता देगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट के साथ बढ़ेगा या घटेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, वो एग्जैक्टली बता देगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, जरा नाम पढ़ो इसका, आरहेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, आरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब ये आरहेनियस इक्वेशन क्या बताता है, ये एकदम कन्फर्मली बता देगा कि ये कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अगर मतलब रेट कांस्टेंट के साथ क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो, या फिर ये भी बता सकता है जब टेम्परेचर को हम लोग घटाते हैं तो रेट कांस्टेंट के साथ क्या होगा, जो कि आंसू पूछी थी कि रेट तब। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग रेट कांस्टेंट का निकाल लिए तो क्या हो गया, अगर रेट कांस्टेंट का निकाल लिए तो रेट का पता चल जाएगा बाबू। ठीक है, आगे चलो हम लोग करते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, आरएनएस इक्वेशन को पढ़ेंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आरएनएस इक्वेशन दिख रहा है, गौर से देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। क्या कि आपको हम क्या बताए थे कि ये क्या करेगा, कुछ एक इक्वेशन है जो रिलेशन दिखाएगा कि रेट कांस्टेंट का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ। यही क्वेश्चन बताएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब रेट कांस्टेंट के साथ क्या होगा, या टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताइए, एग्जैक्टली बता के देगा आपको। ठीक है, एग्जैक्टली कन्फर्मली ये बताएगा। तो देखो ये क्या बताता है, रेट कांस्टेंट जो अपना के है, के बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी। के बराबर में ए इंटू में ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी। इसका क्या मतलब हो गया, सब कुछ तो समझ में आया, नया नया कुछ चीज़ दिख रहा है। ए के समझ में आया हमको, ई समझ में आया हमको, ये आर अपना पता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको बताए थे 0.082 होता है। ठीक है, ये आपको बताए हुए थे हम बहुत दिन पहले। ठीक है, कब बताए थे, मोल कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे।
वो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है अपना, ठीक है। ये टी पता अपना टेम्परेचर हो गया, जिसका हमको क्या डिपेंडेंसी निकालना था, ठीक है। ये टी पता समझ में आ गया हमको, लेकिन ये ई ए क्या है और ये ए क्या है। तो आपका ये जो है ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे एक पूरा लेक्चर लेकर के, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है ना वही एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपको बताए थे कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो कम से कम एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, ये वही है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है के बराबर में ए इंटू में ई का पावर माइनस ई ए बट्टा में आर टी, जो कि आपको कन्फर्मली बता देगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, जो आपको कन्फर्मली बताएगा ये, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बस इक्वेशन इतना दिमाग में रखूँ और इक्वेशन के साथ कुछ कैलकुलेशन के लिए डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन अब हम जरा देखते हैं जो एक्टिवेशन, आपका पास एक इक्वेशन आ गया, कहाँ था, कहाँ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपके ये मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में मतलब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ चीज़ हम देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन अभी करेंगे, कुछ नया नया चीज़ देखेंगे अभी, तो वो देखते हैं अपना, मतलब थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन को और अच्छे से समझ पाओगे, जितना दिमाग में गया है उससे अच्छे से जाएगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताए थे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट क्या होता है, रे हीट क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, कोई बताओ, अभी जस्ट बताओ, अभी जस्ट बताएं हम। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, बोलना रे। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हीट रिलीज होता है। ओके, एंड हम लोग क्या करते हैं, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। हीट रिलीज होता है तो कैसे रिलीज होता है, जरा देखते हैं ग्राफ के रिएक्शन से। इस ग्राफ में आपको क्या बताया गया है, गौर से देखो। ग्राफ में आपको ये चीज़ दिखा रहा ना कि अपना एक रिएक्शन होना चालू हुआ यहाँ से, ठीक है। और जब इसका कुछ यहाँ पे एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी का ग्राफ है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन बढ़ रहा है इधर, ठीक है। और इधर क्या है, अपना एनर्जी बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ एनर्जी है कहीं रिएक्टेंट के पास, ये रिएक्टेंट ही होना, ए प्लस बी रिएक्टेंट जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, यहाँ से रिएक्शन कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ये बताओ रिएक्शन कोई दूगो प्रोडक्ट दूगो क्यों करता है, मतलब दूगो अपने पास जो कंपाउंड है या फिर दूगो मॉलिक्यूल रिएक्शन क्यों करता है, बताओ। ताकि वो स्टेबल हो जाए रिएक्शन करके, ये ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करेगा रिएक्शन, या फिर मतलब कहीं पे ऐसा करेगा हम जो ज़बरदस्ती रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हाँ बोलिए सोनू, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा ये बोल रहे हैं, हाँ स्टेबिलिटी गेन होने के लिए रिएक्शन होता है जनरली, अपने आप जो होता है रिएक्शन। लेकिन अगर कहीं रिएक्शन करवाते हैं ज़बरदस्ती तो वो रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या कीजिए, जब रिएक्शन करने के लिए एनर्जी बढ़ रहा है, घट कहाँ रहा है। अच्छा एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग, क्या होता है जैसे जैसे, अच्छा आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ाए थे, आशु आप भी थे उस टाइम में जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, आशु नहीं थी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे जब आपको हम, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको हम ये बताए थे, केमिकल बॉन्डिंग में आपको हम ये बताए थे कि कोई भी एटम्स जो है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके करता है, क्यों वो बॉन्डिंग करता है, क्यों अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करता है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करता है, उससे पहले आपको बताए थे कि दूगो जो मॉलिक्यूल आपके अपने साथ जो अति करता है ना, अटैच होता है ना एक साथ में, मतलब बॉन्डिंग करता है ना, वो क्यों करता है, अपने एनर्जी लेवल को कम करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, द लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बताए थे। पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्डिंग होता है, हाँ ये बताए थे। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या बोले थे आपको, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब वैसे ही दो अबर कंपाउंड अपने आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन करते हैं क्यों, अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहे हैं मतलब अपना स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जहाँ पे अपना क्या होगा, रिएक्शन तो होगा लेकिन वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे रिएक्शन ज़बरदस्ती हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे स्टेबिलिटी अपना क्या हो रहा होगा, बढ़ नहीं रहा होगा अपना। अब देखो यहाँ एनर्जी का बात कर रहे हैं, कुछ एनर्जी किसके पास है, रिएक्टेंट के पास है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है, अपना एनर्जी बढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर लेकर के चला गया, यहाँ के बाद घटना चालू हो जा रहा है। ये घटना चाह रहा होगा, कहने का मतलब क्या, यहाँ से प्रोडक्ट बनना यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक में ए और बी मतलब पूरे रिएक्शन करना चाह रहा है, इसके लिए क्या हुआ, ए पूरा से टूटा, बी पूरा से टूटा, यहाँ तक टूटते गया, यहाँ तक टूटते गया, मतलब यहाँ पर जा करके क्या बना लिया, अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेगा, अब यहाँ से क्या होगा, दोनों जो रिएक्टेंट यहाँ पूरे से टूट गए, यहाँ से जुड़ना चालू होगा,
मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनना मेनली चालू होगा, यहाँ से नीचे जाएगा, प्रोडक्ट बनते जा रहा है, स्टेबल होते जा रहा है, प्रोडक्ट बनते जा रहा है, स्टेबल होते जा रहा है, प्रोडक्ट बनते जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, यहाँ जाके फाइनली प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ फाइनली प्रोडक्ट बन गया और यहाँ के पास क्या चीज़ है, यहाँ तो प्रोडक्ट बन गया अपना। अब यहाँ से क्या होगा बस, तो मतलब क्या यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, पहले यहाँ से जा करके टूटते गया और यहाँ से जाके जुड़ते गया, टूटते गया जुड़ते गया, जहाँ से जुड़ना चालू हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी लेवल घटना चालू हो गया। देखो एनर्जी नीचे घट रहा है, एनर्जी लेवल घटते चला गया, यहाँ तक आके घट गया। ये चीज़ समझ में आया, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर में, क्या हो रिएक्शन कौन सा, A + B रिएक्शन करके अपना क्या हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट C बना रहा है, यहाँ पे ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है ना। इस रिएक्शन में आपको टोटल चीज़ क्लियर हो गया, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसा बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, मतलब ये। लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर में यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है और ये ऐसा नीचे 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 यहाँ तक लेके जाता है। इसमें क्या होता है, हीट आउट हो जाता है, मतलब हीट इसमें निकलता है। ये तो पता चल गया हीट कैसे निकलता है, ये तो पता कर ले ज़रा सा। तो आपको हीट कैसे निकलता है हम लोग नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। आपको ये बताइए कि अभी जो समझाएं ग्राफ में, ये सबको क्लियर है क्या, अभी जो ग्राफ में बताएं सबको क्लियर, तहसीन आशु सबको इस ओके सबको क्लियर है। सोनू बोल रहा है फिर से आप चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें और भी चीज़ें क्या देखने वाले हैं, तो और भी चीज़ें देखने वाले हैं, गौर से देखना सिर्फ। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, रिएक्टेंट का धीरे को इसको हमको थोड़ा सा इसको हम जरा सा पतला करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से लिखते हैं। चलिए ये जो अपना है ये ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, ठीक। ये जो अपना है ये क्या हो गया, अपना इसका एनर्जी है किसका, रिएक्टेंट का एनर्जी, ये लेवल है, ये लेवल रिएक्टेंट का एनर्जी। ठीक है, और ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट का एनर्जी EP। रिएक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से, रिएक्शन स्टार्ट हुआ जब एनर्जी कितना था, ER था, जब एनर्जी ER था रिएक्टेंट के पास। ठीक है, तो रिएक्शन हो रहा, रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो क्या होता है कि एनर्जी बढ़ते गया, बढ़ रहा मतलब अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल हो रहा कहने का मतलब A और B टूटते जा रहा है, टूटते कहाँ तक गया, कहाँ तक टूट रहा है, देखो कहाँ तक टूट रहा है, यहाँ तक जा करके। और ये बहुत अच्छे से समझना है, कहा है कि ये जा करके तुम लोग को सीनियर क्लास में भी ये चीज़ समझना पड़ता है। सीनियर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर तुमको ऐसे करके दिखाया जाए जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड वे में बताया गया, ऐसे मतलब छोटे छोटे वर्ड्स बोल करके नहीं बताया जाएगा, बोला जाएगा अरे भाई देखो ये बहुत बड़ा चीज़ तुमको बताया जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी जैसे आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है, A B पहले टूट रहा है मतलब अनस्टेबल होते जा रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक अनस्टेबल हो, मतलब टूट के पूरा सा एकदम टूट गया, मॉलिक्यूल टूट गया। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, बॉन्डिंग होना चालू हुआ, मतलब प्रोडक्ट बनना चालू हुआ। प्रोडक्ट बन रहा है मतलब वो क्या होते जा रहा है, उसका देखो एनर्जी लेवल घट रहा है, यहाँ तक तो क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया वो, मतलब पूरा टूट गया। यहाँ से फिर जुड़ना चालू हुआ, मतलब प्रोडक्ट बनना चालू हुआ। कहाँ तक बनते जा रहा, देखो जहाँ तक पूर्णतः प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा वहाँ तक क्या होते जाएगा, अपना एनर्जी घटते जाएगा, एनर्जी घटते गया प्रोडक्ट बनते गया, एनर्जी घटते गया प्रोडक्ट बनते गया, यहाँ जाके प्रोडक्ट फाइनली बन गया, मतलब जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था वो बन गया यहाँ तक। ठीक है, मतलब पूरा एनर्जी यहाँ तक घट के आ गया EP। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ तक आ गया। ये चीज़ समझ में आया, इतना आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़े। सोनू आप यही बोल रहे थे समझाने के लिए, समझ में आ गया आज सोनू? ओके, अब देखो हम आपको क्या बताने वाले हैं, अब आपको हम देखो क्या बताने वाले हैं, जरा इसको हमको थोड़ा सा गंदगी को हटाने दो, उसके बाद आपको हम बताते हैं आपको हम क्या बताने वाले थे अभी। चलिए देखिए आपको बताने वाले अब ये हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े थे बताओ रे, एक्टिवेशन एनर्जी EA के बारे में पढ़े, उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में ET के बारे में पढ़े ना रे, EA के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, तहसीन जरा रिपीट करो तो उधर से, तहसीन फटाक से माइक ऑन करके बताओ एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तहसीन हाँ किसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जल्दी से जल्दी, अरे बच्चा अरे एक्टिव कोई बताएगा, आशु बताओगे एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोले, अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोले थे, हाँ किसको बोले थे, किसी रिएक्ट हाँ हाँ कम से कम कितना एनर्जी लगेगा, कहने का मतलब कोई भी रिएक्टेंट अरे उसको आप जो बोल रहे उतना हिंदी मत याद करिएगा आंसू, उसको अंग्रेजी में लिखिएगा, क्या करिएगा, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसमें आपको हम बहुत ज़्यादा हिंदी करके लिखा दिए, लेकिन उतना ज़्यादा हिंदी करके आपको एग्जाम में भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश हिंदी आपको बोलते हैं इंग्लिश में एग्जाम देना आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में ही लिखिएगा, मतलब क्या, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए, मतलब बदलने के लिए जितना कम से कम एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या कह देते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपको याद हो गया, मतलब हो गया अब ये तहसीन आ गया दिमाग में।
दिमाग में आया तहसीन? ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, ये क्या टोटल मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी इसमें कहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये सब आपको हम समझाने वाले हैं। माइक ऑफ करिए तहसीन। देखिए आपको इसको बोल देते हैं, ये अपना रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, ई आर हो गया, ये अपना ई पी हो गया जो कि यहाँ प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया, ठीक है। तो आपको जो ये बता रहे हैं हम, ये आपका यहाँ से यहाँ तक मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कौन सा एनर्जी हो गया, ये ई आर हो गया, रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक है। ये ई आर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्ट का एनर्जी। तो प्रोडक्ट यहाँ तक बन गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, ईपी कह देते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ का, ये रिएक्टेंट का एनर्जी। और हाँ, एक्टिवेशन मतलब कहाँ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स यहाँ तक जाके बन गया, मतलब रिएक्टेंट यहाँ से जाकर के यहाँ तक जाकर एक्टिवेटेड बना है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब बताओ प्रोडक्ट बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बताओ रे, यहाँ तक टूटा, यहाँ के बाद प्रोडक्ट बनना चालू हुआ ना रे, यहाँ से जा करके प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। कहने का मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, थोड़ा सा भी, आपके घर में एक भी रुपए नहीं थे, ठीक है। ये एक इंसान है जिसके घर में एक भी रुपए नहीं थे, एक भी रुपए नहीं थे। ये क्या कर रहा है, इसको गुजर बसर करना है इसकी पूरे फैमिली के साथ, 4-5 बाल बच्चे भी हैं इसके पास, ठीक है, 4-5 बाल बच्चे भी हैं, बाल बच्चा कर लिया, गुजर बसर करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेगा, ये जब कमाना चालू करेगा, ठीक है, तो कम से कम कहाँ से गुजर बसर इसका चालू होगा, तब तक मतलब कम से कम कहाँ तक, जब से इसको पास खाने के लिए कम से कम पैसा आ जाए। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों यहाँ टूटते यहाँ तक टूटना गया था। प्रोडक्ट बनना कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से, ये जो सी पॉइंट इसको कहते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनना चालू हुआ था, ठीक है। इसी पॉइंट से प्रोडक्ट बनना चालू हुआ था रे, याद है सबको। प्रोडक्ट बनना कहाँ से चालू हुआ था बच्चा, यहाँ से हुआ था, क्लियर। प्रोडक्ट बनना यहाँ से चालू हुआ था, प्रोडक्ट बनना यहाँ से चालू हुआ था, मतलब यहाँ मिनिमम एनर्जी यहाँ तक हुआ, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, तो कम से कम इतना एनर्जी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट यहाँ है, रिएक्टेंट से यहाँ तक के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ तक रिएक्टेंट को पहुँचा देंगे, यहाँ तक तोड़ देंगे, तो अपने आप प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। हमको तो कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ तक एनर्जी, मतलब ये वाला जो एनर्जी है आपको रेड कलर वाला जो दिख रहा है, इस एनर्जी को हम लोग कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। इस वाले एनर्जी को क्या कह देते हैं रे बच्चा, बताओ रे बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं, क्लियर आशु, क्लियर आशु। ओके, इस एनर्जी को हम लोग कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको हम थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी को हम लोग कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ बोलिए बच्चे, क्या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, क्यों किया, वही तो सबसे बड़ा बात था, शादी मतलब क्यों कर लिया, गुजर बसर करने के लिए। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब गुजर बसर कुछ तो करेगा, अब कर रहा अपना, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब यहाँ पे देख, यहाँ तक टोटल एनर्जी का बात कर रहा है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो था, क्या बोले थ्रेशोल्ड एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले थे, वैसा एनर्जी जो अपने पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टोटल एसोसिएट होता है। तो टोटल एनर्जी कितना एसोसिएट हुआ, यहाँ अपना पूरा मतलब जीरो एनर्जी था, जीरो एनर्जी से यहाँ तक जाएगा, तब तो कम से कम यहाँ तक एनर्जी पहुँचेगा, तब तो ये अपना रिएक्शन होगा। तो टोटल ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे रे, बता रहे क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चा। ओके, अब देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम दो तरीके से बताएंगे आपको अब, ठीक है। देखो दो तरीके से कैसे बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। ये तो दूसरा रिएक्शन आ गया, चल थ्रेशोल्ड मतलब आपको थ्रेशोल्ड नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को देखो, हम थोड़ा सा गंदगी को हटाते हैं, इस बच्चे वाले को, बाल बच्चा नहीं था, मतलब इसके पास पैसा था नहीं, बाल बच्चा इतना कर लिया, शादी वादी भी कर लिया था, बच्चा बदमाशी किया था, देखो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो अब क्या किए हम लोग, अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करके यहाँ तक ले गए थे, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही एक्टिवेशन एनर्जी इसको कह दिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ जब हम लोग इसको तोड़ते जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में लेकर के जा रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, दोनों प्रोडक्ट तो टूट गया एकदम, टूट के ए भी बहुत टूट के ए का मॉलिक्यूल बन गया, बी का मॉलिक्यूल पूरे से टूट गया, यहाँ से प्रोडक्ट बनना चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से सी बनना चालू हो जाएगा, सी का निर्माण चालू हो गया, ठीक है। तो सी का जब निर्माण चालू हुआ यहाँ से, तो कहाँ तक जाके निर्माण खत्म हुआ है, बताओ रे, यहाँ से तो निर्माण चालू हुआ, मतलब यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से टूटना चालू हुआ था, यहाँ तक जाके टूटा पूरा, यहाँ से यहाँ तक टूटने का काम था। टूटने वाला एनर्जी को हम बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ से तो जुड़ना भी चालू हुआ ना, यहाँ से इस लेवल से जुड़ना चालू हुआ, और जुड़ते यहाँ तक जुड़ा है। तो ये जो जुड़ा है ना, पूरा ख़त्म जुड़ना कहाँ तक हुआ, यहाँ सी पॉइंट तक आकर के। तो जब तक ये पूरा सी कंप्लीट नहीं हो गया, तहाँ तक जुड़ते रहा। तो
इस एनर्जी को भी हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, लेकिन इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। ताकि फॉरवर्ड यहाँ तक टूटा है और यहाँ से बैकवर्ड में मतलब बनते हुए आया है। तो आपको ये क्लियर हो गया बैकवर्ड रिएक्शन वाला एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन वाला एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चा? आशु क्लियर? एक बार और ओके, एक बार और बोलते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना अपना, जो रिएक्टेंट टूट करके फाइनली जहाँ तक टूट गया, मतलब जहाँ से अपना प्रोडक्ट बनना चालू हुआ, तो वैसे पॉइंट तक पहुँचने के लिए जितना एनर्जी लगा उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। मतलब रिएक्टेंट यहाँ था, यहाँ एनर्जी था रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ तक जाना पड़ा, प्रोडक्ट के लिए मतलब पूरे से टूटने के लिए यहाँ तक एनर्जी जाना पड़ा, तो इसको बोल देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? तो जहाँ तक पूरे से टूट गया है, इस लेवल पे आकर के तो पूरे से टूटा हुआ ना, इस लेवल पे आकर के पूरे से टूटा हुआ ए और बी, यहाँ से क्या हुआ प्रोडक्ट बनना चालू हुआ। तो प्रोडक्ट जहाँ तक पूरा बन गया, जहाँ से पूरा टूटा हुआ जहाँ तक पूरा बन गया, उसको बोल देंगे एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया आशु? आशु इज इट क्लियर आपको? सोनू क्लियर? सोनू पूनम आपको क्लियर? पूनम ओके चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आपको ईटी हो गया, ईए भी बताया, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, इतना गंदा कर दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं। चलो ठीक है, अब आपको हम क्या लिख करके बता रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी लिखे हैं इसमें सब कुछ के बारे में बताएंगे। देखो ईआर लिखे, ईआर किसको बोल देंगे? रिएक्टेंट का एनर्जी। ईआर किसको बोलेंगे रे? किसको बोलेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ENERGO, एनर्जी ऑफ। शिवम क्लास में है क्या? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ईपी किसको बोलेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, ठीक है। ईपी प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। अब ईटी लिखा हुआ है कहीं पे, EAF और EAB लिखा हुआ था, सबके बारे में लिखो। EAF किसको बोलेंगे बताओ रे? EAF किसको बोलेंगे बच्चा? किसको बोलेंगे रे? एक्टिवेशन एनर्जी, AC, हाँ वेरी गुड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। आरके का पावर एंड मतलब रिएक्शन हम शॉर्टकट में लिख दिए। और EAB कहने का मतलब क्या हो गया? ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी गुड, क्लियर है आशु? तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, कुछ बचा क्या? अच्छा हाँ, ये हीट आउट क्या लिखा हुआ है? मतलब अपना जो ये है रिएक्टेंट का था एनर्जी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच का टोटल जो एनर्जी बच गया ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे? हीट आउट कह देंगे, मतलब डेल्टा एच बोल देंगे। अब डेल्टा एच किसको बोल दिए हम, वो सब भी अब देखते हैं। चलिए ठीक है, डेल्टा एच को डेल्टा एच से पहले हम ईटी देखेंगे। ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोले? इसको बोले ईटी बराबर क्या फार्मूला हो सकता है बताओ? अब इसको थोड़ा सा हम गंदगी को हटाए क्या, पूरे गंदगी को सवाल समझाने के लिए इतना गंदगी लिखे थे हम, इस गंदगी को हटाते हैं हम फटाक से, एंड शॉर्टकट में सबको हम लिख देते हैं। बच्चा इस गंदगी को हटा दिए हम, और बच गया ये वाला जो है ना अपना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं रे? इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं रे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ज़रा से चलते हैं। ये वाला हीट आउट, इसको डेल्टा एच हम लोग बोलते हैं, डेल्टा एच, इसके और इसके बीच के अंतर को, डिफरेंस, इसके और इसके बीच। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ रे? ET बोलते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और प्रोडक्ट कहाँ पे था रे? प्रोडक्ट मतलब यहाँ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स यहाँ था, और प्रोडक्ट कहाँ जाकर बना था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाकर के प्रोडक्ट बना था। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये चीज़। अब जरा देखो ET का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? देखो ET कहाँ से कहाँ तक को कहते हैं? यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक को कहती है ET का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ET निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप रिएक्टेंट के एनर्जी में क्या कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जोड़ दो इसमें, अगर इसको जोड़ देंगे तो पूरा ET निकल जाएगा रे। रिएक्टेंट की एनर्जी में से हम रिएक्टेंट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर जोड़ेंगे तो निकलेगा कि नहीं? टोटल बताओ रे, बताओ, कोई तो बताओ रे। हाँ वेरी गुड, निकल जाएगा। हाँ ये गौर से देखना, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा बच्चा, और गौर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो हम गौर करवाते हैं अभी।
अब ई टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट का एनर्जी, और प्लस में क्या लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चा। अब देखो हम आगे क्या बोलते हैं, इसी एक्टिव मतलब टोटल एनर्जी को, मतलब ये टोटल कट एनर्जी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक और चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गौर करो क्या लिख सकते हैं, बताओ कोई। इसको लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये और प्लस में ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। अरे ई पी प्लस में ई ए बी, वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं, कहा कि इतना और प्लस में इतना जब करेंगे तो फिर टोटल एनर्जी निकल ही गया। समझ में आया सोनू, क्लियर ये चीज़ सोनू। ईटी का एक दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है। अब देखो यहाँ से हम लोग तो ये चीज़ निकाल लिए, टोटल एनर्जी निकालना हमको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन जहाँ भी आएगा फटाक से ये फिगर आपको बनाने आना चाहिए, और ये फिगर बना है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आप देखो ये सारा कुछ क्लियर हो, यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल जाएगा। देखो क्या निकलेगा बता, यहाँ से निकलेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला निकालो। यहाँ से एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ रे। तो आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटा दो, ई टी में से क्या कर दो, ई आर घटा दो, और यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा ई ए बी। ये क्या निकलेगा, ई टी माइनस में क्या निकलेगा रे, ई टी माइनस में क्या निकलेगा, ई पी निकलेगा, ई पी निकलेगा ना, यहाँ पे पी है ना बच्चा। अब देखो दूगो फॉर्मूला अपना फटाक से निकल गया, एक ये फॉर्मूला निकल गया और एक ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। आपको ये दो चीज़ समझ में आ गया। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगा, बैकवर्ड के लिए निकलेगा। अब डेल्टा एच कैसे निकलेगा, डेल्टा एच किसको बोल रहे हैं, डेल्टा एच देखो रे, डेल्टा एच ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एनर्जी में से अगर हम यहाँ से यहाँ की एनर्जी घटा देंगे तो निकल जाएगा, डेल्टा एच निकल जाएगा ना रे। अब यहाँ से यहाँ वाला एनर्जी को देखो, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये देखो प्रोडक्ट का एनर्जी है कि नहीं, है कि नहीं रे। तो ये है, लेकिन हम लोग मेनली इसको लिखेंगे ये हीट जो है ना, हीट का फॉर्मूला होता है अपना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी में से तुम क्या कर दो, रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा दो, मतलब ई आर घटा दो। लेकिन यहाँ तो हम लोग को निकल के आएगा क्या, ई आर। इसको घटाएंगे तो ये डेल्टा एच इतना ही आएगा, लेकिन ये निगेटिव में आ जाएगा। काहे कि हमको इधर यहाँ से यहाँ तक में से इसको घटाना था, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाना था, लेकिन फार्मूला होता है प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाना, ये फार्मूला ही होता है। तो फार्मूला यही याद रखो, और इस ये क्या आएगा अपना, ये अपना निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में निगेटिव में आता है। एनर्जी कहने का मतलब हीट रिलीज, माइनस में आया कहने का मतलब हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच अगर माइनस में आ गया, ये अगर निकालोगे तो किस में आएगा बताओ, माइनस में आएगा कि नहीं बताओ, ये अपना माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का कहने का मतलब आपका हीट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है हीट, ठीक है। हीट आपका यहाँ पर से निकल रहा है, ठीक है। आपका यहाँ तक टोटल चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और, एक छोटा सा पॉइंट आपको हम लिखवाते हैं, जो एकदम छोटा सा पॉइंट है आपका। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, मतलब डेल्टा एच जो आपका ये वाला डेल्टा एच है, ये हमेशा छोटा होगा किससे, इससे, कहने का मतलब ई ए बी से, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन वाले रिएक्शन से, ठीक है। तो आप एक नोटिंग पॉइंट हम करके लिख लीजिए, जो कि हम लिख ही देते हैं यहाँ पर में, नोट 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 लिखना है हमको। हाँ नोट, 500 रुपये का नहीं, फ्री का नोट है ये, याद कर लो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सो THERMI से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा बच्चा, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चीज़, डेल्टा एच। डेल्टा एच इज ऑलवेज ये जो होगा ना, मतलब डेल्टा एच जो होगा ना हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज लेसर देन ई ए बी, समझ गया, इससे छोटा होगा। मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से छोटा होगा। यानी डेल्टा एच जो होगा ना हमेशा छोटा होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड और छोटा होगा किससे, एक्टिव एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपका याद रखना है। और आपका यहाँ तक टोटल का टोटल आपका क्लियर हो गया। और ये आपका निकाले हैं, अभी आपको बताएं हम एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गौर करके देखो क्या लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा बताएं। एंडोथर्मिक बच गया आपका, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का, उसके बाद आपको कंपेयर करके दिखाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या चीज़ है। वैसे अगर तुम लोग का अगर थोड़ा सा सपोर्ट करो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम खत्म कर दें, थोड़ा सा बस, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा अपना ये था वैसा ही आपको बताना है। वहाँ पर मैं यहाँ पे जितना बताएं उतना ही बताना है, अगर बोलो तो ठीक है, नहीं तो हम बंद करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। आई थिंक बंद करना चाहिए कि बहुत टाइम हो गया, बंद करें, पढ़ना है तो बताओ, नहीं तो बंद कर देते हैं। हमको वैसे भी पढ़ाना अभी अब इनफ हो गया, टाइम ओवर है। आशु क्लियर है, क्लियर, बंद करें इसको।
आशु, आशु, इज इट क्लियर?